एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ बैंक टाइम। कल से आपका जो एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम है वो स्टार्ट होने वाला है। कल भी है, परसों भी है, उसके बाद में 11 और 12 तारीख को भी एग्ज़ाम्स हैं एसबीआई क्लर्क के। सो एग्ज़ाम से एक दिन पहले थोड़ी बहुत टेंशन हो रही होती है एंड पता ऐसे थोड़ी नर्वसनेस आ जाती है कि यार कैसा होगा एग्ज़ाम, किस तरीके से होगा। इतने दिनों से प्रिपरेशन करी है, क्या सही हो पाएगा या नहीं सही हो पाएगा, ये सब चीज़ें दिमाग में घूमती रहती हैं कि कल पेपर कैसा आएगा, क्या होगा। ठीक है, मैंने भी एग्ज़ाम दिया था तब मेरे साथ में भी ये सेम सिचुएशन हो रही थी। सो लाजमी है, कोई ऐसा वो नहीं है कि बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है, सबके साथ में होता है, कोई ऐसी अलग सी बात नहीं है। ठीक है, नर्वस होना सबका होता है। बट कुछ पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं जो कि आपके लिए ऐसा हो सकता है कि जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मैं जब फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहा था तो ऐसा हुआ था कि मैं जब एग्ज़ाम दे के निकला तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि यार काश मैं ना ये चीज़ कर लेता ना, लास्ट मोमेंट में को कोई बता देता कि बस ऐसा कर लेना, तो शायद मेरा पेपर अलग ही हो जाता, कुछ और ही हो जाता। ठीक है, तो वो कई बार ऐसी चीज़ें लगती है कि लास्ट मोमेंट पे कोई बोल देता ना कि दिमाग में आ ही नहीं रहा था, कुछ और ही चलता रहता दिमाग में, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। या फिर कईयों को लगता है हम प्रेम हो जाएगा, मेंस में हो जाएगा, हम एसबीआई की जॉब लग जाएंगे, घर वाले क्या बोलेंगे, एकदम मस्त, एकदम इतनी तारीफ़ें मिलेगी। कईयों को लगता है कि नर्वस हो जाते हैं, नहीं हुआ तो क्या होगा। तो वो चीज़ दिमाग में आती नहीं जो लॉजिकली आनी चाहिए, या जो पेपर से रिलेटेड हमें कैसे अटेम्प्ट करना है वो आनी चाहिए। ठीक है, सो मैंने जो फेस किया था, मैं चाहता हूँ कि आप लोग उस चीज़ को ना फेस करें। तो एक लास्ट मिनट की टिप्स पे जो एक्चुअल में ज़रूरी हैं उनके बारे में ही हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। छोटी सी वीडियो है, बिल्कुल आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान में रखना कि अभी रात को ही, या फिर आपकी क्योंकि अर्ली मॉर्निंग कईयों की शिफ्ट्स भी होगी, 8 बजे भी होगी, रात को ही अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके रख लेना। आपको डॉक्यूमेंट में आपका जो कॉल लेटर है वो चाहिए, आपको अपनी फोटोग्राफ चाहिए, 3 फोटोग्राफ्स ले जाना। ठीक है, 3 या 4 फोटोग्राफ्स ले जाना। कोई वो नहीं है यार, ज़्यादा ले जाओगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। ठीक है, अपना कॉल लेटर, अपने फ़ोटोग्राफ्स, ठीक है, और अपना आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, या फिर आपका कोई भी जो आईडी कार्ड है जो आपने लेके जाने वाले हो, आप वहाँ पे पैन कार्ड भी हो सकता है, आधार कार्ड भी हो सकता है, लाइसेंस भी हो सकता है। जो भी आप लेके जाना चाहते हो वो आपका ओरिजिनल और आपकी उसकी फ़ोटोकॉपी, ये 4 चीज़ें आप अपनी रख लेना। वह अपने डेस्क पे एकदम पिनअप करके उसको रख लेना। फ़ोटो वगैरह वहाँ पे, जहाँ वहाँ ये मत सोचना कि वहाँ पे सारी फैसिलिटी होती हैं कि आप उसको पेस्ट कर सकते हो वगैरह वगैरह। बट आप अपने घर से करके लेके जाओ तो वो ज़्यादा अच्छा सही रहता है। ठीक है, मतलब कोई कोई भी दिमाग में, मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ, कोई भी किसी भी तरीके के ना हैसल नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे जाने के बाद पता चले अरे यार ये तो आधार कार्ड सही से, कई बार वो बोल देते हैं कि आधार कार्ड की आपकी कॉपी सही नहीं आई हुई, इस पर तो आपकी फ़ोटो क्लियर नहीं आ रही है, आधार कार्ड पे कोई दूसरा आईडी कार्ड लेके आओ, अफरा तफरी मच जाए, ये हो जाए वो हो जाए। अपने 2 आईडी प्रूफ रखना, उन दोनों आईडी प्रूफ्स की फ़ोटोकॉपी रखना, अपना कॉल लेटर रखना, फ़ोटोग्राफ्स रखना। ठीक है, और जो पेन वैन आपको लेके जाना हो वो लेके जाना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, इससे क्या माइंड में प्रेशर नहीं बनता एंड टाइम पे। ठीक है, पहली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, वहाँ पे जाने के बाद में आपको किसी से भी ज़रूर बात करने की ज़रूरत नहीं है फालतू में। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं आगे पीछे वालों से, यार तूने कौन सा एग्ज़ाम दिया था, तेरा कौन सा एग्ज़ाम अभी क्लियर हुआ है, तेरा कोई एग्ज़ाम क्लियर हुआ भी है नहीं हुआ है ना, कौन कौन से एग्ज़ाम चल रहे हैं, कुछ ऐसा हुआ क्या, वो हुआ क्या। तो वो क्या, फिर वो डीमोटिवेटिंग स्टेज चली जाती है। तो उस चीज़ को अवॉइड करना कि वो डीमोटिवेटिंग स्टेज आपकी नहीं जाए। तो उससे क्या, माइंड में प्रेशर बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता है। तो अवॉइड करना आप किसी से बात करना, सेकंड चीज़ हो गई। थर्ड चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, देखो आप जब जस्ट सपोज मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि अगर 8 बजे की शिफ्ट है तो आपका पेपर जो होगा वो 9 या 9:15 बजे स्टार्ट होगा। इसका मतलब क्या है कि 1 से 1.5 घंटे का डिफरेंस आ रहा है। इस डिफरेंस में आपको अपनी एनर्जी बचाए रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी सर्दियाँ हैं, पानी वानी की ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं। एक चॉकलेट या कोई भी अपनी चीज़ साथ में रख लेना। ठीक है, और अगर आपको लगे तो उसको खा लेना, या कोई मतलब ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से खा लेना उसको।
और जितना कोशिश हो के आंखें बंद करके और रिलैक्स करने की कोशिश करना, ठीक है। जितना ज़्यादा बात बात करोगे, कुछ सोचोगे, टाइम वेस्ट होगा, माइंड एनर्जी वेस्ट होगी। अपने ब्रीदिंग में फोकस रखना, आंखें बंद रखना और एनर्जी सेव करना, एकदम पीसफुल रहना, ठीक है। सिर्फ ये इमेजिन करना, ये सिर्फ दिमाग में ये लेके आना कि हम इसको पेपर को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे। हमारे सामने जो जो क्वेश्चंस भी आएंगे, हमारे सामने सिंप्लीफिकेशन आएगा, क्वाड्रेटिक आएगा, अर्थमेटिक आएगा, रीजनिंग में ये पजल आएंगे, हम बिल्कुल काम रहेंगे, हम काम रह के उस क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व करेंगे, अपना पूरा फोकस रख के। अपनों को यही इमेजिन करते हुए दिमाग में लेके चलना है। तीन चीज़ें, ये तो बेसिक चीज़ें होंगी। अब बात करते हैं कि पेपर से रिलेटेड हमें क्या क्या चीज़ें करनी है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ यार। पेपर से पहले की, पेपर के टाइम की बातें जो हैं मैं वो आपको बता रहा हूँ, अब वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर देते टाइम पे आपको क्या करना है, सबसे पहले रीजनिंग का सेक्शन अगर खुले, ठीक है, तो रीजनिंग के सेक्शन में आपको क्या करना है, मेरे हिसाब से बेसिकली पहले आपका इंग्लिश का सेक्शन खुलेगा, पर टॉपिक वाइज बात कर लेते हैं। सबसे पहले इंग्लिश की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जस्ट सपोज अगर आपका इंग्लिश का सेक्शन खुलता है या फिर रीजनिंग का खुलेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। रीजनिंग के से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो रीजनिंग का अगर सेक्शन खुलता है तो आप, मैंने एक और वीडियो में बताया था, जो डबल डायरेक्शन वाले पजल्स हैं, ठीक है, अगर डबल डायरेक्शन वाले पजल्स आ रहे हैं या फिर डबल टेबल वाले पजल्स आ रहे हैं, वैसे तो प्रीलिम्स में नहीं आते, बट डबल डायरेक्शन वाला पजल तो आ ही जाता है कंफ्यूज करने के लिए। या फिर ईयर वाला पजल आ रहा है जिसके अंदर एज वगैरह फाइंड आउट करनी है, ठीक है, बेस ईयर दे रखा है, आपको एज फाइंड आउट करनी है। तो अगर कोई लेंदी क्वेश्चन, लेंदी पजल लग रहा है तो उसको बाद में अटेम्प्ट करना। जो आपको सिंपल पजल लग रहा है 3-4 लाइनों का, जो आराम से देखते लग रहा है कि हाँ ये तो हो जाएगा, वो अटेम्प्ट करना। आपके कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना, ठीक है, ये 3 टाइप के हो गए। और आपके स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उनको अटेम्प्ट करना। ये चारों के चारों खत्म होने के बाद में आप जो है अपने जो बड़े वाले पजल्स हैं या जो आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं या आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ इसे टाइम कंज्यूमिंग है, वो फिर आप पजल करना अपना स्टार्ट करो। तो रीजनिंग के लिए सिंपल सी स्ट्रेटजी है, इनइक्वालिटीज, कोडिंग डिकोडिंग, उसके बाद में आपका सिलॉग्स, ठीक है, और स्टेटमेंट कंक्लूजन के हैं तो वो सिलॉग्स के बाद में फिर आपके सिंपल से जो पजल्स आते हैं वो। इन चारों को कंप्लीट करने के बाद में आप, इसमें कई बार ब्लड रिलेशन भी आ जाता है, तो ब्लड रिलेशन भी आप कर सकते हो। और फिर उन पजल्स पे जंप करो जिनमें डबल डायरेक्शन है या फिर कोई आपको लेंदी पजल लग रहा है, एज बेस्ड का लग रहा है, ईयर बेस्ड का लग रहा है, तो उन पजल्स को फिर आप उसके बाद में अटेम्प्ट करो। फिर उसके बाद में मैथ सेक्शन की बात कर लेते हैं। मैथ सेक्शन में देखो क्या होगा, आपको सबसे पहले अर्थमेटिक को चूज नहीं करना, ये अपने दिमाग में फिट कर लेना ये बात। और अर्थमेटिक को भी कैसे चूज करना है वो भी बताता हूँ आपको। सिंप्लीफिकेशन सबसे पहले चूज करोगे। सिंप्लीफिकेशन के भी अंदर आपको क्या करना है, हाथों हाथ ही करना स्टार्ट कर देना। सिंप्लीफिकेशन में भी अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाला है, उसमें बहुत ही बड़े बड़े फिगर्स आ रहे हैं, क्योंकि 10 में से 5 में से एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जो आपका टाइम कंज्यूम कर जाए, वो पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि सिंप्लीफिकेशन में बहुत ही बड़ा कुछ दे रखा है, डिजिट्स बहुत बड़ी दे रखी हैं या पॉइंट्स पॉइंट्स में दे रखा है, काफ़ी ज़्यादा डिजिट्स हैं, उसको स्किप कर देना, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन आपको सबसे पहले करना है। क्वाड्रेटिक आपको करना है। क्वाड्रेटिक के बाद में, क्वाड्रेटिक में दिमाग लगाना मत भूलना कि कौन कौन सी ट्रिक्स होती हैं, नेगेटिव नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो इस तरफ क्या होगा, जो ट्रिक्स आपको सिखाई गई हैं वो ध्यान में रखना। नंबर सीरीज और रॉन्ग नंबर सीरीज में, मिसिंग में और रॉन्ग में फंसना मत। अगर आपको स्ट्राइक कर रहा होगा तो माइनस करोगे या फिर मल्टीप्लाई करोगे तो इतने में स्ट्राइक कर जाएगा। अगर डिफरेंट आप जो डिजिट्स जो आ रही हैं उनमें गैप थोड़ा थोड़ा है तो पता चल जाएगा या माइनस से निकल के आ रहा है। अगर डिजिट्स में स्पेस ज़्यादा है तो पता चल जाएगा मल्टीप्लाई हो रहा है। या फिर स्क्वायर रूट का, अगर स्क्वायर्स का लग रहा है, क्यूब्स का लग रहा है तो फटाफट पता चल जाएगा। ये प्रोसेस 25 से 30 सेकंड के अंदर आपके दिमाग के अंदर आ जाता है। अगर नहीं आ रहा है तो एक बार के लिए उसको छोड़ देना, 20 से 25 सेकंड के बाद में उसको छोड़ देना, इस चीज़ को एक बार अवॉइड कर देना, ठीक है। स्पीड मैथ्स करने के बाद में आपका सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक और सीरीज करने के बाद में फिर आप जंप करोगे किसके ऊपर, फिर आप जंप करोगे डायरेक्टली अपने डीआईज के ऊपर। डीआई या केसलेट अगर दी हुई है तो उनको सॉल्व करना है। उसमें से भी देखना है कि अगर हाँ ज़्यादा नंबर्स आ रहे हैं, कुछ आ रहा है, टाइम कंज्यूमिंग आ रहा है, तो पहले उसको बाद में कर लेना।
जो इजी लग रहा है। ये आपका कॉन्फिडेंस क्या बूस्ट करता है, ये सब चीज़ें आप फटाफट क्वेश्चंस करोगे ना तो उससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। आपने डीआई कंप्लीट करी, उसके बाद आप अर्थमेटिक पे जंप करोगे। अब अर्थमेटिक में भी आपको क्या करना है, अर्थमेटिक पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अर्थमेटिक के अंदर आप सबसे पहले वो क्वेश्चन चूज करो जो सिंगल लाइन में है। सिंगल लाइन के क्वेश्चन सबसे पहले आपको चूज करना है, सिंगल लाइन या डबल लाइन, जो छोटा सा क्वेश्चन दिख रहा हो आपको, जिसमें डिजिट्स तो 2-3 डिजिट दे रखी हो, आपको दिख रहा है जैसे ट्रेन का ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है कितना कवर करेगा, बोट एंड स्ट्रिंग का क्वेश्चन हो गया, प्रॉफिट लॉस का हो गया। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आपको चूज करना है। ऐसा क्वेश्चन मत चूज कर लेना जिसमें बहुत सारी कैलकुलेशन दे रखी हो, इधर से वो करना है, इधर से वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, प्रॉफिट भी हो गया, लॉस भी हो गया। ये चीज़ें मिक्सचर एंड एलिगेशन एक बार अवॉइड करने की कोशिश करना, अगर सिंपल नहीं आया हुआ हो तो। ठीक है, मिक्सचर एंड एलिगेशन में फंस जाते हैं बच्चे। ठीक है, बोट एंड स्ट्रिंग में कई बार फंस जाते हैं बच्चे, प्रॉफिट एंड लॉस में फंस जाते हैं। तो अवॉइड करना है ये सारी चीज़ें। ठीक है, जो सिंपल आपको दिख रहे हैं वो करो। और जब सिंपल वाले आपके अर्थमेटिक कंप्लीट हो जाए ना तो उसके बाद में जो आपने नंबर सीरीज के रॉन्ग नंबर के क्वेश्चन छोड़े हैं वो अटेम्प्ट कर लो, सिंप्लीफिकेशन का अटेम्प्ट कर लो, या डीआई में कोई छोड़ा हुआ है। डीआई में एक चीज़ ज़रूर से ध्यान रखना, 5 में से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो बहुत लंबा दे रखा होगा, 4-4 5-5 लाइन के कई बार दे देते हैं, उनको छोड़ देना। एक क्वेश्चन अगर 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आएगा, छोड़ देना उसको भाई, छोड़ देना, लिटरली छोड़ देना। आपका सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक सीरीज, ये अर्थमेटिक का कोई सिंपल आया होगा तो ये क्वेश्चन रह जाएंगे। अगर कोई भी लेंथी क्वेश्चन डीआई के अंदर आपको 4 से 5 लाइन का दिखे, छोड़ देना उसको। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन आएगा वो डीआई के अंदर आएगा, तो बाकी 4 तो कर रहे हो ना आप यार, एक क्वेश्चन छोड़ दो, वो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा नहीं तो उसके अंदर। तो ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, सो ये मैंने आपको मैथ्स की क्वांट की अटेम्प्टिंग की स्ट्रेटजी बता दी। वापस से कर देता हूँ, स्पीड मैथ सबको अटैम्प्ट करनी है, डीआई अटैम्प्ट करनी है। डीआई में भी जो बड़े वाला क्वेश्चन आएगा वो अटैम्प्ट नहीं करना स्टार्टिंग में। अर्थमेटिक में सिंपल सिंपल क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, उसके बाद में वापस जंप कर जाओगे किस पे, स्पीड मैथ में अगर सीरीज का कोई क्वेश्चन छोड़ा हुआ है, सिंप्लीफिकेशन का छोड़ा हुआ तो वो अटैम्प्ट करना है। डीआई का फिर जंप करोगे, डीआई पे जो अगर कोई क्वेश्चन छोड़ा हुआ है तो वो, और नहीं तो फिर आप अर्थमेटिक पे डायरेक्टली आ जाओ और उनके क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो ये आपका क्वांट का था, 20 मिनट कम नहीं होते, इनफ होता है। थर्ड पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ जो कि अपना इंग्लिश का है। इंग्लिश में सबसे पहले आप आरसी पे जाओगे। आरसी के अटेम्प्ट करने के भी मैं आपको बता देता हूँ, आरसी में आपको पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ना है। डू नॉट रीड द होल पैराग्राफ, ये आपका टाइम कंज्यूम कर लेता है सारा का सारा, आपके कम से कम 8 से 10 मिनट कंज्यूम कर लेगा सारा। और कई बार पैराग्राफ बहुत बड़े दिए होते हैं, स्टोरी में भी नहीं होते, इंटरेस्टिंग भी नहीं होते, आप समझते समझते में 8-10 मिनट लग जाते हैं, आपका आधा टाइम खत्म हो जाता है, अटैम्प्ट करते हो 3-4 मिनट और लग जाते हैं, आप फिर प्रेशर में आ जाते हो। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, आरसी के क्वेश्चंस जो हैं वो फटाफट फटाफट 2-3 बार पढ़ लेना। ठीक है, क्वेश्चन एक बार जैसे पढ़ा आपने, फिर नेक्स्ट पे गए, फिर रिमाइंड करा यार उसमें क्या पूछा था, क्या पूछा था, वो याद कर लिया। सेकंड क्वेश्चन पे आए, अच्छा उसमें ये पूछा, इसमें ये नहीं तो कीवर्ड बना के लिख लो पेपर में कि अच्छा इसमें ये इसका कीवर्ड, इसने जैसे जैसे सपोज कि इंडिया यूएसए का समिट है, तो अच्छा इसने समिट के बारे में ये पूछा है कि कहाँ पे हुआ था। ठीक है, समिट कहाँ पे हुआ था। फिर उसने ये पूछा है कि पीएम ने वहाँ पे क्या बोला था, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने क्या बोला था। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन में इसने ये पूछा है कि अमेरिका यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं तो वो मतलब कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे। अच्छा, तो ये कीवर्ड्स जो है ना, ये आप फटाफट से लिख लो ताकि आपके दिमाग में रहे, और फटाफट से क्वेश्चन वापस रिवाइज, एक बार और देखना चाहते हो तो एक बार और देख लो उनको। ठीक है ना, तो क्वेश्चन देखने के बाद में फिर, क्योंकि सिनोनिम, एंटोनिम्स और मीनिंग्स वाले वर्ड्स तो आपको डायरेक्टली देखते ही मिल जाएंगे। ठीक है, उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 4-5 क्वेश्चंस दिए हुए होंगे ना, उसको फटाफट आपको दिमाग में बिठाना है और फिर पैराग्राफ रीड करना स्टार्ट करना कि अच्छा ये कहाँ पे दे रखा है, इस क्वेश्चन का आंसर अच्छा यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है। आपको फटाफट फटाफट क्लिक करेगा यार, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। 4 से 5 मिनट के अंदर आप पूरा का पूरा आरसी खत्म कर दोगे, जिसके अंदर 7 से 8 क्वेश्चन, 10 तक क्वेश्चन होता है। ठीक है, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, 4 मिनट के अंदर अंदर आप खत्म कर दोगे वो। नेक्स्ट चीज़ आपको जो करनी है आरसी के बाद में, वो क्या करोगे, वर्ड स्वैप वाले क्वेश्चंस। अगर वर्ड स्वैप वाले क्वेश्चंस आए हुए हैं तो फॉर श्योर आपको वही करना है। ठीक है, उसको मत चूकना। थर्ड, अगर आपके मिसस्पेल वर्ड्स आए हुए हैं तो आपको वो अटेम्प्ट करना है। फोर्थ, आपको मैच द कॉलम्स अटेम्प्ट करना है। फिफ्थ, आपको क्या करना है,
आपके जो 5 क्वेश्चन अगर सेंटेंस रीअरेंजमेंट के आए हुए होंगे तो आपको वो अटेम्प्ट करने हैं। 5 क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर के, 5 5, तो आपको वो अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद में फिर आप लास्ट में ग्रामर वाले पोर्शन पे आओ। जैसे क्वांट में अर्थमेटिक की बात करें ना, वैसे इंग्लिश के अंदर ग्रामर वाला सेक्शन है भाई साहब, सारा टाइम कंज्यूम कर जाएगा। आरसी भी टाइम कंज्यूम कर जाता है, पर आरसी को आप थोड़ा सा, जो मैंने आपको बताया ना, टेटिक्स लगा करो तो आपको नंबर दे जाएगा फुल में से फुल, ठीक है। और वोकेबलरी पे तुक्के नहीं मारने हैं भैया। वोकेबलरी के क्वेश्चंस आते हैं तो करो, नहीं आते तो मत करो। वोकेबलरी के क्वेश्चंस में तुक्के मत मारना किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में, ठीक है। तो आरसी करा, वर्ड रीअरेंजमेंट करा, जो वर्ड स्वैप के आते हैं, मिसस्पेल्ड जो वर्ड्स आते हैं उनके क्वेश्चंस करे। फिर उसके बाद में आप जंप करोगे किस पे, आपका जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट का है, और फिफ्थ पोजीशन पे फिर आप आ जाओगे किस पे, आपका जो ग्रामेटिकल पोर्शन है। क्लोज टेस्ट वगैरह दिया हो तो अगर देख लेना, आपको वर्ड्स अगर समझ में आ रहे हो तो। बट तुक्के वोकेबलरी वाले मत मारना। तुक्के मारोगे आरसी पूरा का पूरा खराब हो जाएगा। या फिर कई बार ऐसा भी आता है कि वर्ड दे देते हैं, उसके 3 सेंटेंस बना के दे देते हैं, उसमें चेक करना होता है, तो वो तुक्के वाली चीज़ें मत करना। आरसी में अच्छे खासे नंबर निकाल लोगे, वर्ड स्वैप में नंबर निकाल लोगे, इसमें वर्ड रीअरेंजमेंट में, सेंटेंस रीअरेंजमेंट में अगर नहीं समझ में आ रहा कहाँ पे क्या स्टार्ट होगा तो मत करना सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी, वो भी आपके नंबर खा जाएगा। तो मैक्सिमम स्कोर करने की ट्राई करना कि रीजनिंग और मैथ्स में एक्यूरेसी बढ़िया रहे, नंबर स्कोर हो जाए। इंग्लिश में गलतियां कम करने की कोशिश करना, ठीक है। वापस से एक चीज़ बोल रहा हूँ कि अर्थमेटिक को लास्ट में अटेम्प्ट करना, अर्थमेटिक को स्टार्टिंग में अटेम्प्ट मत करना। और जब भी अर्थमेटिक को अटेम्प्ट करो, जो सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस दिख रहे हो पहले उनको करना, बाद में दूसरे हार्ड वाले क्वेश्चंस को करना। इंग्लिश में भी आरसी में पहले क्वेश्चंस को रीड करना, फिर पैसेज पे जाना। क्वेश्चन जब दिमाग में फिट बैठ जाएं, 2-3 बार फटाफट फटाफट पढ़ने से 30 से 40 सेकंड लगेंगे, हार्डली 1 मिनट लगेगा, बट आपके 5 मिनट बच जाएंगे उससे। तो पहले क्वेश्चंस रीड करना, उसके बाद में पैसेज पे जाना। ये जितनी भी चीज़ें बताई है आपके लिए रामबाण होने वाली है, मैं आपको बता रहा हूँ। और लास्ट एक आपको चीज़ बता रहा हूँ, जो ऊपर क्लॉक चल रही होती है उसको देख देख के बच्चे टेंस हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, वो मत करना, ठीक है। आप क्लॉक को अगर नहीं देखोगे ना तो भी आपका पेपर होगा। आपको सिर्फ दिमाग में अपना फोकस बना के रखना है कि फोकस किस तरीके से मेंटेन रहे, सिर्फ आपको वो चीज़ करनी है। बारी 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 क्लॉक को देखोगे, अरे इतना टाइम हो गया, अरे इतना टाइम बचा, अरे इतना टाइम बचा है, उससे आपकी हालत ज़्यादा ख़राब होती है। एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद में आप उसको देखिए क्लॉक को कि कितना टाइम आपके पास बचा है, बट बीच में उसको मत करो, बीच में आपका फोकस खराब होता है। क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद में फटाफट देख लो कि हाँ यार चलो ठीक है, और दिमाग में यही रखो कि टिक 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 घड़ी चल रही है। अगर समझ में क्वेश्चन आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो स्किप मारो। 10-15 सेकंड के अंदर आपको वैसे तो देख के पढ़ के ही पता चल जाता है कि ये मेरे से क्वेश्चन होने वाला है नहीं होने वाला। क्वांट में तो पता चल जाता है, रीजनिंग में भी पता चल जाता है, अरे यार इसने पजल में इतना ऐसा ऐसे दे रखा है, हो जाएगा क्या। पॉसिबिलिटीज़ बना लेना, पॉसिबिलिटीज़ बनाने से मत चूकना भैया प्रीलिम्स के पेपर में। आप सोचो नहीं मैं तो बिना पॉसिबिलिटी के स्टड बन के करूँगा। पॉसिबिलिटीज़ 2 या 3 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, फटाफट से खींची लाइनें और ख़त्म किया। ये मत सोचना अरे मैं तो पॉसिबिलिटी बनाऊंगा नहीं, मैं तो प्रो हूँ पजल में। पॉसिबिलिटीज़ बना लेना भाई साहब, 2 पॉसिबिलिटी से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती नहीं है, 2 या 3 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। बना बनू के नक्की कर देना, 1-2 मिनट में आंसर आ जाएगा। बैठे रहोगे ना, नहीं मैं तो पॉसिबिलिटी नहीं बनाऊंगा, मैं तो सारे चेक करूंगा एक ही डायग्राम के अंदर, टाइम वेस्ट हो जाएगा। वो मेंस वाली चीज़ होती हैं, वो प्रीलिम्स के लिए नहीं होती। प्रीलिम्स में फटाफट हाथ चलाओ अपना, ठीक है ना। सो ये सारी मेरी तरफ से टिप्स थी। एंड आई विश यार कि मतलब आप सब लोगों का ना बहुत अच्छा पेपर हो, बहुत ही बढ़िया पेपर हो आप सब लोगों का, और एट लास्ट आपका लोगों का सिलेक्शन हो यार। आई सीरियसली आई जस्ट प्रे फॉर यू ऑल, एंड ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्ज़ाम। और आगे भी बात करते रहेंगे, जिनका 6 तारीख को, 11 तारीख को, 12 तारीख को, उनके लिए मैं और भी वीडियोस लेके आऊँगा, मॉक्स वगैरह भी अपन करेंगे, ठीक है। सो स्टे कनेक्टेड विद दिस चैनल एंड डू सपोर्ट। आपका सपोर्ट मुझे, मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोगों को ही जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनका सपोर्ट चाहिए होता है, हमें भी आप लोगों का सपोर्ट चाहिए होता है। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एंड स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, एंड हैव अ ग्रेट डे।
टुमारो। बाय।